संजना एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की थी। संजना को अपने नाम से बहुत प्यार था। दूसरों से अपना नाम सुनना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उसका ये नाम उसके पिता ने रखा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए जब भी वो किसी से अपना नाम सुनती थी तो उसे अपने पिता के करीब होने का एहसास होता। ऐसे ही एक रोज संजना अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है और कहती है, गुड्डी, अगर तू कोई जरूरी काम नहीं कर रही है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सुमन आंटी के घर चलेगी क्या? पहली बात तो ये कि माँ, मेरा नाम संजना है, ना कि गुड्डी वुड्डी, इसलिए आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरे पिताजी ने कितना अच्छा नाम दिया है मेरा, बुलाना है तो मेरे नाम से बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरा नाम गुड्डी रखना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने पता नहीं क्या अजीब सा नाम रख दिया, संजना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुझे गुड्डी ही बुलाऊंगी। माँ, मेरा नामकरण हो गया है, ये रोज रोज मेरा नामकरण मत किया करो। आपको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम संजना बहुत पसंद है। और नाम की छोड़ो, आपको ऐसे आज अचानक सुमन आंटी के घर की याद कैसे आ गई? मुझे कुछ काम था उससे, और बहुत दिन हो गए हैं उससे मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए सोचा मिल आऊं उससे। माँ, पागल उसे बनाइए जो आपको जानता ना हो। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छी तरह से पता है आप बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए किसी के घर नहीं जाने वाली। सीधे सीधे बताइए, क्या बात है? सच में कोई बात नहीं है, सिर्फ हाल पूछने के लिए ही जाना है। और वो मेरी सहेली है, तो क्या मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? जरूरी है क्या? कोई काम होगा तभी जाऊंगी उससे मिलने। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, रास्ता नहीं जानती, इसलिए इतना भाव खा रही है। रहने दे, मत जा तू। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी तुझसे। माँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या किसी के घर जाना? चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको कहीं घुमाया नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सहेली सुमन के घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलिए आप अपनी सहेली के यहाँ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर संजना सुमन से कहती है, क्या बात है आंटी, आप माँ से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर आप दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। नहीं संजना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्मिला और मेरी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे, शायद इसलिए वो इतनी परेशान होगी मिलने के लिए। अगर कोई बात होती तो तुझे लगता है हम तुझे नहीं बताते? हाँ, बात तो है आंटी जी। चलिए कोई नहीं, आप लोग बैठकर बात करिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, वैसे ही तू जल्दी मेरे घर नहीं आती है, आज आई है तो मैं तुझसे काम करवाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आंटी, बेटा भी कहती हैं और पराया भी करती हैं। वैसे भी दो बुजुर्ग औरतों के बीच बैठकर मैं क्या ही करूँगी। संजना इतना कहकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर उनके पास आ ही रही होती है कि दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं, सुमन, तूने कहीं मेरी बेटी के लिए लड़का देखा? अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, यही आखिरी जिम्मेदारी है मेरी, जल्दी से पूरी हो जाए, इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए बस। हाँ उर्मिला, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू तो जानती है कि अच्छे लड़के जल्दी नहीं मिलते हैं, और शादी तो संजोग पर ही होता है, जब समय आएगा तब हो जाएगा। तू सही कह रही है सुमन, लेकिन क्या करूँ, चिंता तो होती है ना। उर्मिला और सुमन की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी संजना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद हंसते हुए चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। माँ, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए टेंशन फ्री होके। कुछ देर बाद संजना अपनी माँ उर्मिला के साथ अपने घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ संजना की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज संजना हॉल में बैठी अपनी सास सुलोचना के पैर छूने के लिए आती है। तभी सुलोचना उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, सौभाग्यवती रहो बहू। आज शाम को बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही हैं। उनके खाने पीने का थोड़ा देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू का नामकरण? ये कौन सी रस्म होती है? इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है।
मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। मैं किसी के कहने पे अपना नाम नहीं बदलने वाली हूँ, फिर चाहे वो मेरे ससुराल वाले ही क्यों ना हो। बहू, मैंने जो बोला है तुझे समझ में आया ना? कहाँ खो गई तू? हो जाएगा ना सारा इंतजाम रस्मों और मेहमानों के खाने पीने का? जी माँ जी। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति दीपक से बहू का नामकरण की रस्म के बारे में पूछती है, जिस पर दीपक हंसते हुए कहता है, जैसा बच्चा होने पर ना हम बच्चे का नामकरण करते हैं, उसी तरह हमारे घर का ना रिवाज है कि ना जब भी कोई नई बहू आती है ना हमारे घर, और इस रस्म को किया जाता है, और जिसके बाद ना उसका नामकरण करके ना उसको नया नाम देते हैं। ये कैसी रस्म है? मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं अपना नाम बदलूंगी। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। मैं ऐसे किसी रस्म को पूरा नहीं करने वाली हूँ, ना ही मानने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये रस्म ना हमारे घर में बहुत मायने रखती है, और इस रस्म को निभाने के में ना क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें नहीं पसंद होगा तो हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे ना नए नाम से, लेकिन रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। मैं जब ऐसी किसी रस्म को मानती ही नहीं हूँ तो मैं ऐसी कोई रस्म करूँगी भी नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सासू माँ क्या सोचती हैं या उनको कैसा लगता है। अपनी बहू संजना और अपने बेटे दीपक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की सभी औरतें सुलोचना के घर आती हैं। तभी सुलोचना अपनी बहू संजना को सबके सामने लेकर आती है और रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी संजना धीरे आवाज में सुलोचना से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस रस्म के बारे में। देखिए मैं वो बहू, तुझे जो भी बात करनी है तो रस्म पूरी होने के बाद कर लियो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? सुलोचना इतना कहकर बहू के नामकरण की रस्म शुरू कर देती है और अपनी बहू की आरती उतारकर सभी के सामने उसे नया नाम दे देती है, जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका नया नाम उसी का पुराना नाम ही होता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे नए नाम के बदले मेरा वही नाम क्यों रखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। ये तो बहू के नामकरण की रस्म है ना? बहू, मुझे पता है कि तुझे अपने नाम से कितना प्यार है। ये नाम तुझे तेरे पिताजी ने दिया है, इसलिए मुझे उर्मिला जी ने सब बता दिया था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि अपने घर की बहू के नामकरण की रस्म में मैं तेरा वही नाम रखूंगी, जिसमें रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुझे अपना नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर संजना को अपने गलत स्वभाव पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से अपने गलत स्वभाव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपने ससुराल की बहू का नामकरण की रस्म को खुशी खुशी पूरा भी करती है। ममता के बेटे का नाम बहरा था, क्योंकि बचपन से ही वो माँ की कोई बात नहीं सुनता था और ना ही मानता था, जिस वजह से उसकी माँ उसे बहरा कहकर बुलाने लगी थी। तब से उसका नाम बहरा पड़ गया था। ऐसे एक दिन बहराई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहाँ उसका रिज्यूमे देखकर कंपनी का बॉस उसका मजाक बनाते हुए कहता है, जिसका नाम ही बहरा हो उसे तो वैसे ही कम सुनाई देगा ना, तो तुम हमारे ऑफिस का काम कैसे करोगे? नहीं सर, दिक्कत बस मेरे नाम में है। अब बाकी मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, अब बचपन से मैं अपनी माँ की बात सुनता नहीं था, ना ही मानता था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बहरा कहना शुरू कर दिया। उसके बाद आसपास के लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा नाम बहरा पड़ गया, और जो मेरा असली नाम था ना, अब वो तो अब किसी को याद भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ऑफिस में हम सबकी भी बात ना मानो? नहीं सर, वो तो मेरा बचपना था और अब मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ कि मेरा नाम मेरी पर्सनैलिटी से मैच बिल्कुल नहीं करता है। मैं तो बदलने का सोचता भी हूँ, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स में ना बहरा नाम है, तो चेंज नहीं हो पाता है। किसी को भी बताता हूँ ना मैं अपने बारे में, तो उसको लगता है मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन मैं कैसे समझाऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम ऐसे पहले कैंडिडेट हो जिसका नाम थोड़ा अजीब सा है। बाकी कोई बात नहीं, हमें नाम से क्या ही करना है, हमें तो बस काम से मतलब है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना, अगर ऑफिस में कोई तुम्हारे नाम को लेकर तुम्हारा मजाक बनाए या तुमसे कुछ कहे, तुम बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारा नाम ही ऐसा है। कोई बात नहीं सर, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। वैसे भी आसपास के सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तो मुझे बुरा लगता नहीं है। तो और लोग बना देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। नाम की वजह से बेचारा हर जगह शर्मिंदा होता था। जैसे तैसे बहरे को जॉब तो मिल गई, लेकिन वो अभी भी परेशान रहता था। ऐसे एक दिन बहरे की माँ अपने बेटे से कहती है,
अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है और अब शादी की उम्र भी हो गई है तेरी। मेरी बात मान तो अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। अरे माँ, आप ना रहने दो। मेरी लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, इन सब की ना सबसे बड़ी दुश्मन ना आप हो। अरे इतना घटिया नाम कौन रखता है अपने बच्चे का, बहरा? अरे ये कोई नाम होता है? सही में कह रहा हूँ माँ, अगर ना आपसे प्यार नहीं करता ना तो मैं आप पे केस ठोक देता ऐसा नाम रखने के लिए। अरे यार, सब लोग मजाक बनाते हैं मेरा। सबको लगता है मैं बहरा हूँ, लेकिन उनको मैं कैसे समझाऊँ कि मेरा नाम बहरा है? मैं बहरा नहीं हूँ। अरे छोड़ अभी ये दुनियादारी। और वैसे भी तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर है। मेरी बात मान तो मेरे साथ चल और लड़की को देख ले एक बार। दोनों आमने सामने मिलकर बातचीत कर लेना। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो आगे की बात करेंगे। हाँ हाँ, देख लूंगा। अब वैसे भी शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ेगा। अरे बेटा, वैसे भी लड़की के माँ बाप को पता है कि तेरा नाम बहरा है। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो उनकी बेटी को क्या ही दिक्कत होगी। आप सच कह रही हो माँ। लड़की के माता पिता को मेरा नाम पता है और उन्हें कोई आपत्ति या दिक्कत भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम दोनों चलते हैं लड़की देखने। शादी की बात सुनकर बहरा खुश हो जाता है, पर उसके मन में फिर से अपने नाम को लेकर सवाल उठने लगते हैं। ऐसे ही बहरा अपनी माँ के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पीहू था। लड़की देखने में काफी सुंदर थी। दोनों परिवार वाले लड़का और लड़की को अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आपका नाम क्या है और आप करते क्या है? क्यों, आपको मेरा नाम नहीं पता? नहीं, मुझे ना तो आपका नाम पता है और ना ही आपका काम। वो मेरा नाम बहरा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। एक मिनट, जॉब तक तो ठीक है, पर ये बहरा कैसा नाम है? ये नाम तो मेरे होने वाले हस्बैंड की पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अगर मेरी शादी तुमसे भी हो गई तो लोग तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। शादी के कार्ड पर हम दोनों का नाम बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। पीहू वेड्स बहरा। ओह माय गॉड। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन किसी के नाम का मजाक बनाना ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है? और वैसे तुम्हारे माता पिता को ना मेरा नाम पता था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो गलती उनकी हुई। अरे बता दे भी कैसे? वो भी सोच रहे होंगे कि किस मुंह से अपने बेटी को हम लड़के का नाम बताए। तुम्हारा नाम सुनकर ही इस रिश्ते को रिजेक्ट करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम्हारे साथ साथ लोग मुझे भी बहरी कहकर बुलाने लगेंगे। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मत करो, लेकिन कम से कम मेरी बेइज्जती मत करो। तुम्हारे नाम में ही तुम्हारी बेइज्जती छुपी हुई है। खैर, ये सब छोड़ो और नीचे चलो। घर वालों के सामने इस रिश्ते के लिए मना भी तो करना है ना। पीहू बहरे को खूब बेइज्जती करने लगती है। खुद की बेइज्जती देखकर बहरे से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद ममता कहती है, ये सब क्या है बहरा? सबके सामने मेरी बेइज्जती करनी जरूरी थी क्या? अरे तूने किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं और तू वहाँ से सीधा भाग गया। ऐसा क्यों किया तूने आखिर? तो क्या करता माँ, क्या करता मैं? उस लड़की से बेइज्जती करवाता। अरे वो लड़की जितने भी टाइम मेरे साथ थी ना, बस मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी। अरे उसने तो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। अरे उसको तो बस मेरे नाम से मतलब था, बस उसको मजाक बनाना था मेरा। अरे शादी उससे करके ना अपनी जिंदगी थोड़ी झंड करनी थी मुझे। अच्छा तो ये बात है। पता नहीं क्या लिखा है तेरी कुंडली में। मैं तो कहती हूँ कि कल पंडित जी से मिल लेते हैं और उन्हें मैं तेरी कुंडली दिखा देती हूँ। कम से कम कुछ तो बताएंगे पंडित जी। अभी तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? अरे माँ, कुंडली की छोड़ दो। पंडित जी से ना जाके मेरा नाम भी बताओगी ना तो वो भी बोलेंगे इसकी शादी तो होने से रही। अरे बेटा ऐसे मत बोल। मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्दी से मेरे बेटे को कोई बहरी मिल जाए। अरे माँ। ऐसे एक दिन बहरा परेशान होकर अपनी माँ के साथ मंदिर जाता है, जहाँ से एक लड़की दिखाई देती है। लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उस लड़की को देखकर बहरा सोचने लगता है, ये लड़की दिखने में कितनी सुंदर है, इसका चेहरा कितना मासूम सा है। इसे देखकर मुझे प्यार होने लगा है। पता नहीं कहीं मेरा नाम सुनकर ये भी मेरा मजाक ना बनाए, लेकिन जो भी है शादी तो इसी से करनी है। बहरा अपनी माँ को उस लड़की को दिखाने लगता है। ममता भी पंडित जी से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। वैसे ये लड़की अब बहुत संस्कारी है। हाँ, इसके माँ बाप के भी विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारे गरीब है। इसी के कारण अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाए। लेकिन हाँ, लड़की की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। इसके लिए तो बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन माँ बाप गरीब है ना, तो शादी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो दान दहेज और शादी का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है।
पंडित जी, आप मुझे इस लड़की के घर का एड्रेस बता दीजिए। मैं कल ही इसके घर जाकर शादी की बात करूंगी। मुझे दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ मंदिर में जाकर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लड़की इतनी ज्यादा पसंद आ गई है। जी ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। वो क्या? ममता पंडित जी से एड्रेस लेकर उस लड़की के घर जाती है। कुछ ही समय में दोनों परिवार वाले बहरा और गूंगी की शादी कर देते हैं। शादी करके गूंगी अपने ससुराल आती है। गूंगी बहू, ये बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? अपनी सास की बातें सुनकर गूंगी इशारे में बोलने लग जाती है। अरे बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरा नाम गूंगी है, पर तू सिर्फ नाम की ही गूंगी है। जैसा मेरा बेटा, भले ही इसका नाम बहरा है पर ये बहरा नहीं है। तो अब बोल कर बता। ए ओ आए, ओ आए। गूंगी इशारे में ऊ आ करने लगती है। ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गूंगी अपने बैग से डायरी और पेन निकालती है और अपनी सास को लिख कर देती है। अरे सासू माँ, मैं सच में गूंगी हूँ। मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बातों से इशारों में समझा रही हूँ और फिर लिख के भी समझा रही हूँ। और मुझे खाने में सब कुछ बनाना आता है और घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। ये बात देखकर ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बहरा भी अब तक अपनी पत्नी को देखने लगता है। और बाद में बहरा अपनी माँ से कहता है, माँ ये भले ही गूंगी हो लेकिन है तो मेरी पत्नी ना। ऊपर से कितनी सुंदर है, हाय मन करता है देखता रहो। और माँ, इसके अंदर ना बहू के तो सारे गुण है, संस्कारी भी बहुत है। तो फिर इसकी एक कमी को हम छोड़ नहीं सकते क्या? हाँ, कमी तो मेरे अंदर भी है। हर कोई मेरा मजाक बनाता था लेकिन इसने तो एक बार भी मजाक नहीं बनाया। इसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं। अरे बोलेगी कैसे? बोलने के लिए मुंह भी होना चाहिए। ये तो सच में गूंगी है। हे भगवान, गूंगी पत्नी बहरा पति, कैसे चलेगा अब? ये बोलकर ममता अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। लेकिन बहरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने गूंगी को ही अपने दिल से पत्नी मान लिया था। सुषमा और विमला बाजार में एक जगह बहुत भीड़ देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। लगता तो है कि भंडारा हो रहा है, लेकिन कोई उधर जाने दे तो ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मुझे भंडारे की सब्जी बहुत पसंद है। एक बात सच कहूँ तो हमें मुफ्त का खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन ये भीड़ देख कर लग रहा है हमारे नसीब में कुछ है ही नहीं। वैसे छोड़, मेरी बहू तो खुद ही गरीब लोगों की कितनी मदद करती है। ऐसे कुछ भी बोल सुषमा, तेरी बहू काम बहुत अच्छा करती है। खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी बहू को ये सब करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इन सब से कुछ पैसे वैसे आते हैं नहीं? वो क्या है ना, मेरी बहू बता रही थी कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। हाँ, वो खाना बांटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है और इसके उसे सोशल मीडिया से अच्छे पैसे आते हैं। इधर घर में बैठी हुई काजल अपने फोन पर वीडियो देख रही होती है। लोगों का मुझे कितना प्यार मिल रहा है। ऐसे ही मैं 2-4 लोगों को खाने पीने की चीजें देखकर वीडियो बनाऊंगी और पैसे कमाती रहूंगी। बहू कहाँ है तू? हम आ गए, जरा एक कप चाय तो बना ला। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। काजल अपनी सास और विमला के लिए चाय बनाकर लाती है। विमला भी काजल को अपनी सास की सेवा करते हुए देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे सुषमा, तूने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुझे ऐसी बहू मिली है। वो तो है, मेरी बहू की वजह से ही आज मुझे पूरा मोहल्ला, बाहर के लोग भी जानने लगे हैं। वरना तो हम इस मोहल्ले में 26 सालों से रह रहे हैं, किसी ने भी इतना मुझे या मेरे परिवार के बारे में नहीं जाना होगा जितना कि उन्होंने मेरी बहू के आने और उसके लोगों को मुफ्त में खाना बांटने के बाद जानना शुरू करा है। इस बात में तो सच्चाई है, तुझे आधे से ज्यादा लोग तो तेरी बहू की वजह से जानते हैं। माँ जी, ये सब मेरी दादी से मैंने सीखा है। वो हमेशा ही कहती थी कि भगवान के घर जाने से पहले इतना पुण्य कर लो कि भगवान कहे इस दुष्ट और पापी दुनिया में मैंने कुछ अच्छे लोग भी बनाए थे। अरे वाह वाह बहू, क्या बात है, तेरी दादी ने तो तुझे बहुत अच्छे गुण दिए हैं। सच में बहू, ऐसा सोच आजकल के बच्चों को रोज सुबह शाम भी कह दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काजल को उसकी सास जैसा समझ रही थी, काजल वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो जो सामने थी वो तो बस उसका एक दूसरा रूप था, बल्कि अभी तक तो किसी ने काजल का असली चेहरा देखा ही नहीं था। अब काजल को मुफ्त में गरीब बच्चों और लोगों को खाना बांटने का वीडियो बनाना था और वो वीडियो वो अपने सोशल मीडिया पर डाला करती थी। आज उसे वही बनाने जाना था जिसके लिए वो बाहर से खाना खरीदती है और अपने पति राकेश के साथ खाना बांटने निकल पड़ती है। काजल,
मुझे काम था, तुम माँ को ले आती। और तुमने जिस लड़के को रखा है उससे कहा करो काम वाले दिन तो आए। अजी आज ही तो नहीं आया है और आप भी कितना शोर मचा रहे हैं। बस यही थोड़ा समय लगेगा। यही बांट दे क्या? देखो यहाँ झुग्गी के लोग हैं और कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन खाने का डब्बा सिर्फ 20 का है। उसमें उन बच्चों को मैं खाना दूंगी जो बहुत गरीब और बीमार हो, उनके पास कपड़े ना हो। 1 मिनट, कहीं तुम ये सब सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए तो नहीं कर रही हो? अरे अब सोशल मीडिया तो इसी से चलती है, जहाँ इमोशन होने चाहिए, लोगों का दुख देखना चाहिए। बस हम यहाँ बांट देते हैं। इतना कहने के बाद काजल फुटपाथ पर सो रहे औरतों और बच्चों को खाना बांटने लगती है, जिसका वीडियो उसका पति बना रहा होता है और उसे ये सब कुछ करते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो आज अपनी पत्नी के साथ पहले ही दिन आया था। अब जब काजल अपने लाए खाने के डब्बों को गरीब लोगों और बच्चों में बांट देती है और वीडियो भी बन जाता है, तो उसके बाद वो छोटे बच्चों के हाथों से खाने का डब्बा वापस ले लेती है। अरे अरे बहन, ये आप क्या कर रही हो? देखो मेरा बच्चा रो रहा है, ऐसा तो मत कीजिए। अरे तो अपने में से खिला देना। वैसे भी मैंने कौन सा तुम लोगों का ठेका ले रखा है, गरीब भिखारी कहीं के। छी, थोड़ी देर भी अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं इस बदबू से ही मर जाऊंगी। सुनिए, चलिए चलते हैं हम यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? खाना बांटकर बच्चे से खाना क्यों ले रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? अरे आगे दूसरी वीडियो बन जाएगी, आप भी समझते नहीं है। और नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। लेकिन तुम जो कर रही हो गलत है काजल। ये भी देखो, मुझे लगा तुम ये सब दिल से करती हो और तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। देखिए, इससे मुझे पुण्य भी मिल रहा है, लेकिन मैं इन सब के बीच अपने बारे में सोचूंगी भी ना। काजल ने बच्चों को जो खाना दिया था वो बच्चों से तो खाने का डब्बा वापस ले लेती है और उनके माता पिता को जो खाना देती है वो नहीं लेती और आगे भी बच्चों से खाने के डब्बे और लोगों को देकर वीडियो बना लेती है। और ये सब कुछ उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब राकेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए सब कर रही है, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जाते हैं, तभी उसके मोहल्ले की औरत सुषमा को ताने मारते हुए कहती है, अरे देखो देखो, ये उस काजल की सास है ना, जो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही वीडियो बन जाती है उस खाने को ले लेती है। ऐसे लोगों को तो उसी वक्त मारना चाहिए जो गरीबों के भूख का मजाक बनाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सुषमा की बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो ना, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। हाँ विमला, तू ठीक कह रही है। चल यहाँ से, मेरी बहू को बदनाम करने से क्या होगा? भगवान सब देख रहे हैं, कौन अच्छा है और कौन बुरा। हाँ सुषमा, ये तो तू ठीक कह रही है, भगवान सब देख रहा है। हाँ देख तो रही हूँ, और देख लेना जल्द ही तुम्हारी बहू का सच लोगों के सामने आएगा। अरे ये सब मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है और मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लगा कि लोग कमाने के लिए ना जाने क्या कर रहे हैं। सुषमा और विमला उस औरत को ही गलत समझ रहे थे, लेकिन अब देर शाम जब सुषमा और विमला काजल के मुफ्त में खाना बांटने वाली वीडियो देख रहे होते हैं, तभी उनको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। अरे सुषमा, अभी जो वीडियो आई है ना वो चला तू देख, तेरी बहू ने अभी कोई नई वीडियो डाली है। हाँ मैं देखती हूँ, कौन सी वीडियो डाली है बहू ने। अब सुषमा जब उस वीडियो को चलाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वीडियो में काजल खाना नहीं बांट रही होती, बल्कि वीडियो बन जाने के बाद गरीब और भूखे बच्चों से खाना छीन रही होती है। ये क्या, उस औरत की कही हुई बात तो सच हो गई, लेकिन ये वीडियो डाली ही क्यों? अरे सुषमा, तेरी बहू और तेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, जिस बहू को मैं देवी समझती रही वो बहू, हे प्रभु, ये तो कितना गलत कर रही है। मुफ्त का खाना बांटकर वीडियो बनाने के बाद उनसे ही खाना छीन रही है। मुझे तो शर्म आ गई तेरी बहू को देखकर। इसके अंदर दिल है कि नहीं? एकदम पत्थर औरत है ये। देख कैसे बच्चे को रुला रही है खाने पीने के लिए। ये वीडियो मैंने ही बनाई है माँ, क्योंकि जब मुझे काजल की करतूतों के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं ऐसे में क्या करता, आप ही बताओ। तूने एकदम सही किया। गुनाह करने वाला और गुनाह को ना रोकने वाला गुनहगार ही होता है। विमला एकदम सही कह रही है तू, लेकिन बहू को अब बदनामी से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसने जो किया है उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी।
काजल के सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो आती है तो काजल खुद उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाती है और लोग काजल को बहुत हेट करने लगते हैं। काजल की वीडियो को कोई पसंद नहीं करता और अब ना ही उसकी वीडियो पर व्यूज आते, इस बात का काजल को एहसास होता है। सुरभि एक छोटे से गांव में रहती थी। सुरभि के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है और वो अकेले ही रहती है। गांव के ही मंदिर में सुरभि फूल माला बेचती और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। सुरभि एक शाम मंदिर से वापस घर जा रही होती है, तभी सुरभि को रास्ते में धीरज नाम का एक लड़का मिलता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। सुरभि उसके पैरों की चोट देखकर तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आप मुझे अपना घर बताइए, मैं पहले आपको दवा दिला दूंगी, फिर आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बताइए आपका घर कहाँ है? मैं इस गांव में रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आप यहाँ के नहीं हैं? अरे तो फिर आप कहाँ रहते हैं? देखिए आपको काफी चोट लगी है। अगर आप इस गांव के नहीं हो तो यहाँ कोई होगा ना आपका जान पहचान का, मुझे बता दीजिए, मैं उसके घर आपको लेके चलूंगी। घाव अगर और बढ़ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अरे मैं किसी को जानता तो उसके पास नहीं चला जाता। अरे मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे ये गांव है ना तुम्हारा वाला, उसके पीछे एक और गांव है ना, उस गांव में मैं रहता हूँ। गांव के रास्ते अपने घर जा रहा था और मेरे साथ ये हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप इतनी तकलीफ में हैं, मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती हूँ ना। आप एक काम करिए, यहीं पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए, आज रात वहीं आराम कर लेना, फिर कल सुबह वापस चले जाना अपने घर, तब तक चोट भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे कैसे आपके घर जा सकता हूँ? आपको भी तो मेरी वजह से कितनी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और वैसे भी आपकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि मुझे अपनी तकलीफ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पास में ही दवा खाना है, आप पहले वहाँ चलिए, फिर आप मेरे घर चलना। सुरभि धीरज की मदद करती है और अगली सुबह ही धीरज वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद धीरज सुरभि के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है और सुरभि के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद ही जब सुरभि फूल माला बेचकर घर आती है तो अपने घर के बाहर धीरज को देखती है तो सुरभि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह धीरज से कहती है, अरे आप यहाँ, अब आपकी चोट कैसी है? जब आपने इतना ध्यान रखा था मेरा, तो मेरी चोट को तो ठीक होना ही था। वो तो मेरा फर्ज था, आप इतनी मुसीबत में थे, आपको चोट लगी थी, मैंने तो बस उस समय वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? जी कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हो? अरे बड़ी अजीब बात है, आज तक मुझसे कभी कोई मिलने ही नहीं आया है और आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो। आपने उस दिन मेरे लिए कितना कुछ किया था, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको तोहफा दूं। तो इसके लिए मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे लिए तोहफे? अरे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। सच में मैंने आपकी मदद किसी तोहफे के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि उस समय आपको मेरी जरूरत थी। मुझे पता है, लेकिन आपका साफ दिल और सीधा स्वभाव मुझे काफी अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, यहाँ तक एक अनजान आदमी की मदद करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाई, तो तोहफा देने से मैं खुद को कैसे रोकता? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मना मत कीजिए, इस तोहफे को ले लीजिए। अगर आप इतनी जिद नहीं करते तो मैं कभी आपसे तोहफे नहीं लेती। धीरज और सुरभि काफी बातें करते हैं और फिर धीरज वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ धीरज का सुरभि के घर आना जाना लगा रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन धीरज किसी न किसी दिन सुरभि से मिलने आ ही जाता है। सुरभि को भी धीरज से बात करना काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक से कुछ दिन हो जाते हैं और धीरज सुरभि से मिलने नहीं आता। तभी सुरभि काफी परेशान हो जाती है। इतने दिन हो गए हैं, अब तक धीरज मुझसे मिलने नहीं आया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है या कहीं फिर से चोट लग गई हो। मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। सुरभि काफी परेशान हो जाती है और धीरज से मिलने निकल जाती है। जैसे घर के बाहर जाती है कि तभी वो देखती है वहाँ धीरज खड़ा होता है। धीरज को देखकर सुरभि उसे गले लगा लेती है और कहती है, धीरज क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कितने दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं तुमसे इतने दिन से नहीं मिली हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ तुम्हारे बिना। वो बात ही है ना कि मैं हमेशा आपके पास आता था ये बोलने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। फिर दोबारा जाता था, फिर नहीं बोल पाता था। तो सोचा क्यों ना एक बार मैं हिम्मत जुटा लूं, उसके बाद आके मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुरभि हाँ कर देती है और शादी के लिए मान भी जाती है। जिस दिन शादी होती है उस दिन सुरभि अपने घर को देखते हुए कहती है, मैं अब तक यहाँ अकेली रह रही थी,
अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मेरी माँ का मेरे पास बस एक बक्सा ही है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज तक मैंने इसे इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसे खोलना ही नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि मैं इसे अपनी शादी के दिन खोलूं, और आज मेरी शादी है। सुरभि बक्सा खोलती है तो देखती है उसमें बस एक साड़ी और एक चाकू रखा होता है। चाकू को देखकर सुरभि खुद से कहती है, इस बक्से में चाकू क्या कर रहा है? माँ मेरे लिए चाकू छोड़ के गई है। कोई बात नहीं, चाकू ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुरभि की शादी हो जाती है और अब सुरभि शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुरभि को देखकर उसकी सास अनीता कहती है, अरे वाह धीरज, इस बार लड़की तो बहुत अच्छी लेकर आया है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, इस बार अच्छी लड़की लाया है, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझसे पहले भी ये किसी को लेकर आए हैं क्या यहाँ पे? क्या सुरभि, तुम भी ना यार। अरे शादी करके अभी भी आई हो और आते ही अपने पति पे शक कर रही हो। अरे माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्यों मजाक करती हो? हाँ बहू, मेरा यही मतलब था, तू कुछ गलत मत समझ। सुरभि सबकी बात मान जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुरभि को भी ये नहीं पता था कि इसकी शादी नहीं बल्कि बर्बादी है। कुछ देर बाद धीरज सुरभि के पास जाता है और उसके करीब जाने लगता है, लेकिन सुरभि पीछे हटते हुए कहती है, आप भी क्या कर रहे हैं? अरे पीछे हटिए, कोई आ जाएगा। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब कौन ही आएगा? और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब होता ही है ना। तो तुम दूर क्यों जा रही हो? आओ ना मेरे पास। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सब बाद में कर सकते हैं। क्या कहा तूने? हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर तुझसे शादी करके लाया क्यों तुझे? धीरज सुरभि पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी धीरज की माँ बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। सुरभि को काफी डर सा लग जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से धीरज बदल कैसे गया। सुरभि शांत अपने कमरे में बैठी थी, तभी सुरभि को कमरे के बाहर से बात करने की आवाज आती है। इस बार वैसे लड़की तो बहुत अच्छी हाथ लगी है और मैंने ग्राहक से बात भी कर ली है। ग्राहक बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसने डिमांड रखी है कि लड़की उसे ताज़ी चाहिए, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए तू उससे थोड़ा दूर रही हो और जो भी पैसे आएंगे आधे तू रख लियो आधे मैं। सुरभि सब बातें सुनती है तो बहुत घबराकर तुरंत बाहर जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? धीरज, तुम मुझसे शादी करके मुझे किस लिए लेके आए हो? साफ साफ बताओ ना। ओ, तुम्हें तो सब पता चल गया। चलो, अब क्या ही छुपाना तुमसे। ये प्यार व्यार ना, ये सब बकवास होता है और मैं किसी से प्यार नहीं करता। तुमसे शादी तो इसलिए की है ताकि तुम्हें अपने घर लाऊं और ले जाकर बेच दूं और पैसा कमाऊं, समझी तुम? धीरज की बात सुनकर सुरभि घबरा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अनीता पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। जैसे ही धीरज धीरे धीरे इसके करीब जाने लगता है, तभी सुरभि की माँ का चाकू हवा में उड़ जाता है और उन दोनों के आगे आ जाता है। दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये देखकर सुरभि खुद से कहती है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया इन लोगों से। मेरी माँ का जादुई चाकू मुझे आज इन गुंडों से बचाएगा।